तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 334 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग स्टडी करने लगा था, उससे पता भी चलता कि हाँ, इसमें थोड़ी मोड़ी सीखने लायक है, लेकिन वो डीपर कॉम्प्रिहेंशन में नहीं जा पाया होता, जिसके साथ हमें इस एपिसोड में लू फेंग को स्टार टावर के अंदर बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से हेवनली फायर शैडो को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके ब्लड लाइन को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके साथ वो और भी ऑब्जर्व करता है। तो यार पूरी तरह से हैरान होते हुए कहता कि आखिरकार मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। मतलब कि लू फेंग ने उसको पढ़ा तो उसको समझ में आया कि इस तरीके से भी काम हो सकती है, लेकिन लू फेंग को अब समझ में आया और वो वहाँ पे खुद से सोचने लगता है कि मेरी डॉ ऑफ लाइफ की कॉम्प्रिहेंशन से मैं अपनी स्पिरिचुअल एसेंस को बाउंडलेस बना सकता हूँ। मेरी सेल्फ अवेयरनेस पोटेंशियल ऊपर तक जा सकती है, और अगर मुझे बहुत बड़ी बॉडी मिल जाए या फिर मुझे सेमी ह्यूमन डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ की बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक मिल जाए तो मैं अपने बॉडी को भी आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। थ्योरी में ये करें तो सेमी ह्यूमन डॉ ऑफ लाइफ डिस्ट्रक्शन वाले बीस्ट भी खुद को कल्टीवेट करते हैं। उन्होंने भी अपने बॉडी को काफ़ी कम्प्लेक्स कर रखा था, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल कर पाते थे। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ टेक्निक्स हुआ करती थी, जिसके साथ लू फेंग उनके काउंटलेस फ्रैगमेंट्स और कॉन्शियसनेस और मेमोरीज को देखने लगते हैं, ताकि वो उनके उन सारे टेक्निक्स को सीख सके, और वो उनके बॉडी पार्ट्स को भी सीख रहा होता है, उनके इंस्टिंक्ट्स, उनके टेंडेंसीज को जानने की कोशिश कर रहा होता है। और लू फेंग कह सकते हो कि उनके ब्लड लाइन के पढ़ने के समय उनके कॉन्शियसनेस, उनके थिंकिंग के बारे में भी समझ रहा होता है, जहाँ पे लू फेंग को पता चलता है कि कुछ तो सोचना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे थे जो कि लड़ना पसंद करते थे, कुछ तो स्लम्बर मतलब सोए रहते थे, आराम किया करते थे अपने मोरोसा के जैसे ही, मतलब समझ सकते हैं ना, वैसे ही होते हैं। और साथ में कुछ ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल और इमोशंस में रहा करते हैं, और कुछ तो यार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमेशा ही रहा करते हैं। लू फेंग उन सभी के मेमोरी फ्रेगमेंट्स को पढ़ रहा होता है, समझ रहा होता है, और वो उन सब के एनर्जी लॉसेस के बारे में समझ रहा होता है। अब लू फेंग को ये पता चलता कि अगर कैसे भी करके हम अपनी एनर्जी लॉस को मिनिमाइज कर दें तो हम अपनी कोलोसल बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। लू फेंग ये अच्छे से समझता था। जैसे कि लू फेंग के बारे में और भी बताया जाता है कि मान लो किसी के पास संपूर्ण ज्ञान मौजूद हो, तो उसकी एक आर्मी शायद 10,000 की हो, 1 लाख की हो या फिर 1 बिलियन की, तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा हार्डर कमांड हो जाता है। विजडम चाहे कितना भी क्यों ना हो, जितनी बड़ी आपकी आर्मी होती जाएगी उसको कमांड करना भी उतना ही हार्ड होता जाता है। इसके साथ लू फेंग बाकी के फ्रैगमेंट कॉन्शियसनेस को भी देखने लगता है, और लू फेंग उतने सारे कॉन्शियसनेस को गिन भी नहीं पा रहा होता, इतने सारे कॉन्शियसनेस होते हैं। मतलब कि वहाँ पे एक एक बॉडीज के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ काउंटलेस कॉन्शियसनेस मौजूद होते हैं, और सभी को कल्टीवेशंस और बैटल पसंद ही नहीं होती है। कुछ को तो आराम चाहिए होती है, कुछ तो आराम से बैठे बैठे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे मोरोसा ही है। इसके साथ लू फेंग कहता है कि अगर मेरी बॉडी बस स्मॉलर होती तो मैं अपने करंट लेवल से उसको बड़ी आराम से कंट्रोल कर सकता था। अब देखो, लू फेंग की ओरिजिनल बॉडी स्टार टावर के अंदर मौजूद है। स्टार टावर में से लू फेंग कभी भी नहीं निकलता, उसकी मेन बॉडी वहीं पे मौजूद है, और अभी वो कॉम्बैट में जाने लायक नहीं है, क्योंकि वो सच में बहुत बड़ी हो चुकी होती है। वो बस वहाँ पे बैठ कर अपने कल्टिवेशंस को किया करता था। इसके साथ वो कहता है कि लेकिन अगर मैं अपने एक्सट्रीमली साइज को परसुएट करूं तो हो सकता कि मैं अभी बॉटल नेक में अटका रह जाऊं, और वो फिर से उसको पढ़ने लगता और कहता है कि अभी इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लू फेंग फिर से सोचने लगता है कि मुझे सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल पावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इन सबके फ्रैगमेंटेशंस को पढ़कर समझना होगा, और अपने लॉसेस को कम करना होगा। जब तक मैं अपने एनर्जी लॉसेस को कम कर दूंगा तब मैं आराम से कॉन्शियसनेस के साथ अपनी बॉडी को 10 टाइम्स पावरफुल तक तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से उसको ऑब्जर्व करने लगता है। लू फेंग क्लियरली अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में जानता था, मतलब डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में जानता था कि वो लेट स्टेज गॉड एम्पायर रियल्म में आ चुकी है, वो बॉटल नेक पे भी आ चुकी है, लेकिन वो परफेक्शंस तक नहीं आई है। मतलब लू फेंग फिर से उसी जगह पे अटक चुका है। लू फेंग पिछली दफा पे मिड स्टेज में था, तो वो लेट स्टेज में कभी भी एंट्री ले सकता था थोड़े से कल्टिवेशंस करने के बाद ही, लेकिन लू फेंग क्यों रुका? क्योंकि उसे परफेक्शन चाहिए
चाहिए थी। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर ऐसा हुआ था मतलब कि लूफिंग के लिए यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना आसान है, वो करेगा तो कर सकता है, लेकिन वो परफेक्ट स्टेज पे नहीं आया है। अगर उसको आना है तो उसको और भी कल्टीवेट करना पड़ेगा ही, जिसके साथ लूफेंग और भी स्टडी करने लगता है। लेकिन अभी लूफेंग के लिए एक बहुत ही मेन पीस मिसिंग होता है, वो होता है स्पिरिचुअल विल और कॉन्शियसनेस सिस्टम के एकदम प्राइसलेस चीज़ को कि आखिरकार उसको हम अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं। फिर से बहुत सारी बकवास होती है, मतलब बहुत सारी एक ही चीज़ आपने देखा कि दो बार रिपीट की गई होती है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। जिसके साथ लूफिंग फिर से हेवनली फार शैडो ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी करने लगता है। लूफिंग उसको स्टडी करते समय देख पाता कि कैसे उसके अंदर काउंटलेस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम मौजूद है, जैसा कि अपने कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल विल पावर्स की ज़रूरत अपने लूफिंग की थी। अभी कि फिलहाल लूफिंग की जिस लेवल पे थी, जो लूफिंग जिस लेवल पे था, उसके लिए बिलियंस ऑफ कॉन्शियसनेस वेव्स को मिटा पाना बहुत ज़्यादा कठिन था। वो अभी कर तो सकता था, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है और वो इसके परफेक्शन तक जाना चाहता था। जिसके साथ लूफिंग फिर से सोचने लगता और कहता है कि मेरी आई ऑफ लाइफ और डेथ, उसका भी मैं यूज़ करके इनके डीपर हिस्से की मिस्ट्रीज को नहीं समझ पा रहा हूँ, और उसके लिए अब ये मिसिंग था। अब यहाँ पर इतना लेवल लूफिंग आगे आ चुका था कि उसकी लाइफ ऑफ आई ऑफ लाइफ एंड डेथ भी मिसिंग लग रही थी, वो भी कुछ काम नहीं कर रही थी, वो भी यार हल्का फुल्का ढीमी पड़ती जा रही थी, लूफिंग को उतना बेनिफिट्स नहीं बैठा रही होती। जिसके साथ लूफिंग कहता है कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि मैं इस हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को क्लियरली परसीव कर सकूँ, उसके बारे में देख सकूँ और समझ सकूँ। और तभी लूफिंग की आंखें चमक उठती, क्योंकि उसने जो सोचा वो हो जाता है। क्योंकि लूफिंग को याद था कि इन्फिनाइट स्पेस में एक ऐसा ट्रेजर है जो कि उसके इस प्रॉब्लम में मदद कर सकता है। जिसके साथ वो लेक आइलैंड में जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने इतने टाइम से बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स को जमा कर लिया और तभी मतलब अब इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। जिसके साथ वो अपने को स्पेस आइलैंड में जाकर ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पर लूफिंग ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट को सच में काफ़ी ज़्यादा जमा कर लिया होता है और इसी क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए उसने बचा कर रखा होता है और वो ट्रेजर वर्ल्ड की तरफ देखने लगता है। इसके साथ लूफिंग कहता है कि बुक ऑफ विजडम को रिडीम करो। अब बताया जाता है कि बुक ऑफ विजडम एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, जिसकी पॉइंट 1-2 लाख नहीं थी, जैसे कि हमने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को देखा। मुझे याद है जहाँ तक वो 1 लाख या 2 लाख की ही थी, 2 लाख की रिवॉर्ड पॉइंट्स की थी, लेकिन इसकी पॉइंट्स 1-2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, बल्कि 20 लाख मतलब 2 मिलियन पॉइंट्स जितनी होती, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। अब ये ट्रेजर किसी छोटे मोटे से नहीं, बल्कि एक एंचेस्टर बॉडी, एक ह्यूमन एंचेस्टर बॉडी मटेरियल के पार्ट से बनी हुई होती है, सबसे हाईएस्ट लेवल बैंक के बॉडी पार्ट से बनी थी, जो कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से कई गुना ज़्यादा वर्थ इट रखता है। बताया जाता कि ये किसी भी फेनोमेना को पूरी तरह से तोड़ कर दिखा सकता है, ये आपके डॉग के स्टडी में मदद कर सकता है और आपके कल्टीवेशंस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। यहाँ पे आई ऑफ लाइफ एंड डेथ सिर्फ किसी के लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करने में स्पेशलाइज थी, वहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन पॉइंट्स को बता सकते थे कि हम ये सब है, लेकिन वो किसी ह्यूमन ब्लड लाइन्स को नहीं एनालाइज कर सकती थी, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कमज़ोर मानी जाती है। वहीं पे बुक ऑफ विजडम, इसके नाम से आपको पता चल रहा हो कि ये किस तरह का ट्रेजर हो सकता है। ये किसी भी ह्यूमन कॉर्प्सेज और ब्लड लाइन्स के एबिलिटीज को एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल करे होता है, जिसको कि ये बाकी सारे एस्पेक्ट में सुपीरियर बनाती है। बस इसे ओरिजिन वर्ल्ड से बाहर ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिट किया जाता है, क्योंकि अगर लूफिंग इसको ओरिजिन वर्ल्ड से लेकर बाहर गया तो बंदे इस पर कूद पड़ेंगे, इनविंसिबल बैंक्स या फिर पीक वेलम के बंदे तो इस पर कूद पड़ेंगे, मतलब मार देंगे यार। लूफिंग पे 100-200 एक साथ चढ़ के उसका गैंग बैंग कर सकते थे, इसलिए लूफिंग के लिए और बाकी सबको इसको प्रोहिबिट किया गया था कि आप ओरिजिन वर्ल्ड से इसको बाहर लेके नहीं जा सकते हो। जिसके साथ वहाँ एक रिमाइंड आती है लूफिंग के लिए कि एक बार इसको रिडीम कर दिया तो बुक ऑफ विजडम को परमानेंटली यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्राई टेकर मारा गया तो इन्फिनाइट स्पेस में वो बुक आराम से वापस आ जाएगी। ये बुक ऑफ विजडम एक किताब के जैसी होती है, इसकी पावर्स आपको अभी नहीं पता चलने वाली। जिसके साथ वो लूफिंग से पूछता कि क्या आप इसको कंफर्म करना चाहते हो, तो लूफिंग इसको कंफर्म कर देता है। और यहाँ पर एक और नोटिस आती है कि रिडेम्पशन सक्सेसफुली, ट्राई टेकर लूफिंग ने इसको ले लिया है
और आप यहाँ पर 9th ऐसे बंदे हैं जिसने कि बुक ऑफ विजडम को रिडीम किया है। प्रीवियस 8 जो बंदे थे उनमें से 3 ऐसे बंदे जो कि केज वर्ल्ड्स को ट्रांसेंड कर चुके हैं और एक हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स बन चुके हैं। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ती जा रही है हमें पता चलता जा रहा है कि केज वर्ल्ड से ट्रांसेंड करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। जिसको देखो वो केज वर्ल्ड से ट्रांसेंड किए हुए। आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अनचेस्टर लेवल ह्यूमन बीइंग्स बाहर भरे पड़े हैं, उनको मारने के लिए ओवरलॉर्ड्स की जरूरत है। इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशंस खत्म करने के बाद लू फेंग स्माइल करने लगता है और क्या आता है कि बुक ऑफ विजडम यूजर्स के लिए सक्सेस रेट तो क्लियरली आई ऑफ लाइफ एंड डेथ यूजर्स से काफ़ी ज़्यादा हाई है, जबकि 8 में से 3 ने ऑलरेडी ट्रांसेंड कर लिया है। तो यार अभी के फिलहाल में उन सब बाकी के 5 के ट्रेजर्स वापस नहीं आए हैं तो वो लोग जिंदा ही होंगे, लेकिन अभी उन्होंने केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू नहीं किया है। जिसके साथ हमें पता चलता है कि लू फेंग का रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ 1,11,09,303 ही बचे हुए होते, जो कि कह सकते हो अभी भी ज़्यादा है। लू फेंग ने इतने टाइम में सच में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स को हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी ये कम होते हैं। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि फाइनली बुक ऑफ विजडम को मैंने खरीद लिया और ये वर्थ इट रखता ही है। लू फेंग को बहुत ही पहले से लगा था कि मुझे इसको एक्सचेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ह्यूमन ब्लड लाइन्स और मटेरियल्स को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन वो अपने इस अर्ज को रेसिस्ट कर रहा था कि जब तक वो बॉटलनेक को हिट नहीं करेगा तब तक वो इसको खरीदेगा ही नहीं। और फाइनली उसका वेट खत्म हुआ, उसने उसको खरीद लिया और उसने इस 2 मिलियन रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक परफेक्ट मोमेंट पे खरीदा जबकि वो एक सच में अटक चुका था बॉटलनेक में। जिसके साथ हमें सीन चेंज का ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ह्यूआंग सिटी लॉर्ड मैंसन के स्टार टावर के चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने हाथों में उसी ब्लैक बुक को पकड़े होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन 2 मिलियन रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐसे ही थोड़े न लगे हुए थे। जिसके साथ एक इनविजिबल फोर्स लू फेंग के साथ फ्यूज होती है और वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि इस किताब को यूज कैसे करना है। और एक थाउट के साथ लू फेंग उस बुक को एक्टिवेट करते हुए कहा था कि चलो इसको ट्राई करते हैं, और एक इनविजिबल एनर्जी उस ह्यूमन ब्लड लाइन बीस्ट हेवनली फायर शैडो को घेर लेती है और एक ही झटके में उसके पूरे के पूरे बॉडी को एनालाइज कर लेती है। जिसको देखकर तो लू फेंग भी एकदम से हैरान हो जाता है। मतलब कि वो किताब खोलती है, उसमें से एक एनर्जी निकलती है, उस पूरे के पूरे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स जितने वाले बीस्ट को एकदम से स्कैन कर लेती है, उसके ब्लड लाइन को भी स्कैन कर लेती है और उसको एक किताब के पन्नों के अंदर छाप देती है। जिसकी वजह से लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा है ना। मतलब उसको देखो, इसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये किताब खोला, स्कैन किया और छाप डाला। जिसके साथ लू फेंग उस ब्लैक बुक के कवर्स को खोलता है, उसके पेजेस को देखने लगता है। पेजेस काफ़ी ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर थे, इसके अंदर काउंटलेस लेयर्स ऑफ स्पेस मौजूद थे। किताब के अंदर भी स्पेस मौजूद थे, लू फेंग उसमें घुस कर देख सकता था। जिसके साथ लू फेंग उसको खोलता है, उसको देखता है और उसके अंदर इंट्रेट रून्स मौजूद होते हैं जो कि किसी पेड़ के ब्रांचेस की तरह लग रहे होते, जो कि स्पेसेस को तोड़कर उसके अंदर घुसे हुए थे। ऐसा मानो कि वो पेड़ जिंदा है जो कि धीरे धीरे चेंज हो रही थी। सभी चीजें काफी ज्यादा क्लियर थी, लू फेंग अपनी नंगी आंखों से भी उसको देख पा रहा होता है। और असल में जो पेड़ बनी हुई थी वो उसी हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, जो कि उसके सिमुलेशंस को दर्शा रही होती है और उसके टाइमलाइन को दिखा रही होती है कि आखिरकार ये कैसे चल रही है। इसके साथ ऐसे ही चलने लगती है। लू फेंग उसको स्टडी करने लगता है और उसको एक अलग ही डायमेंशंस का एहसास होता है। जिसके साथ वहाँ पे वो चलने लगता है, लू फेंग को उसमें बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी दिखती है। ये एक किताब ऐसी मानो कि जैसे लू फेंग को हर एक चीज़ बता रही होगी। और उसी के साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी ओपन करता है, जिसकी वजह से वो उसके वीक पॉइंट्स के साथ उसके ब्लड लाइन्स के अवेकनिंग हर एक चीज़ को पढ़ पा रहा होता है। बुक ऑफ विजडम उस ह्यूमन ब्लड लाइन्स के फुल एनालिसिस को कर देता है और साथ में आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की वजह से वो उसके वाइटल नोट्स सबको मिलाता है। इसकी वजह से लू फेंग की कॉम्प्रिहेंशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है। ऑफ कोर्स फिर से बकवास होती है। अब लू फेंग उसको पढ़ना शुरू करता है क्योंकि लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुकी थी। लू फेंग 3 हाई लेवल ह्यूमन बीस्ट को स्कैन करता है, उसके स्पिरिचुअल विल और कॉन्शियसनेस सिस्टम को पढ़ना शुरू करता है और कल्टिवेशंस में लीन हो जाता है। इसके साथ हमें सीन चेंज कर चैनफेंग सिटी डार्क होली वेलन का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग अभी के फिलहाल गॉड एम्पर बॉक्जी के केव में रह रहा होता है। इनफैक्ट यहाँ पे लूफेंग और बॉक्जी नहीं बल्कि गॉड एम्पर बायन और चीजैंग भी टेम्पररी के लिए रह रहे होते हैं। लूफेंग यहाँ पे क्या था कि मेरी एनर्जी रिजर्व काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ लूफेंग जब यूनान सिटी में रहता था तो वहाँ केव के अंदर एनर्जी रिजर्व थी जो कि लूफेंग के लिए सफिशिएंट थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लूफेंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और एक ही केव में 4 बंदे रह रहे हैं, तो यहाँ की एनर्जी लूफेंग के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। उसकी एनर्जी रिजर्व उसके परफेक्ट डिवाइन बॉडीज के 4000 टाइम्स तक को सरपास कर देती है। और लूफेंग क्या था कि मुझे और भी स्ट्रॉन्गर स्पिरिचुअल विल और कॉन्शियसनेस सिस्टम के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके खुद को समझा सकूँ। लूफेंग ने काफ़ी छोटे टाइम तक कल्टीवेट किया था, इसलिए लूफेंग को एनर्जी रिजर्व की काफ़ी ज़्यादा लैकिंग हो रही थी, क्योंकि वो अपने बॉडी को और भी अच्छे से कल्टीवेट करना चाहता है। इसलिए वो ब्रदर बॉक्जी को एक मैसेज भेजता है और ब्रदर बॉक्जी भी उससे कहते हैं कि क्या बात है ब्रदर लूफेंग, जिसके साथ यहाँ पे ये भी था कि यार वो तीनों बंदे लूफेंग को या मदद करना चाहते थे, इसलिए वो जल्दी से रिप्लाई करते। लूफेंग क्या था कि मुझे जल्दी से एक ऐसी जगह चाहिए जिससे कि मैं जल्दी से अपने एनर्जी रिजर्व को बढ़ा सकूं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सजेशन है? तो गॉड एम्पर बॉक्जी कहते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड ऑफ कोर्स तुम्हें लार्ज हिनवन हॉल में जाना होगा, वहीं पे एनर्जी रिजर्व भरपूर मौजूद होंगी। लेकिन ब्रदर लूफेंग तुम्हारे लिए अभी के फिलहाल चैनफेंग सिटी को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम ट्रेजर्स पर रिलाई कर सकते हो अपने एनर्जी रिजर्व को कंप्लीट करने के लिए। जिसके साथ वो बोलते हैं कि देखो कल्टीवेशन चैम्बर जो कि हिनवन हॉल्स में मौजूद है, वहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अनलिमिटेड एनर्जी लाइफ फॉर्म्स मौजूद है जिसको कि तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो जब तक कि तुम उसको सह सको। लेकिन सब बंदे की एक लिमिट होती है, अगर तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं तो तुम जितनी चाहो उतनी एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन जब से जो फास्टेस्ट मेथड है वो ये है कि तुम्हें एक ऑरिजिन रियलम पिल को खरीदना होगा। मतलब कि कोई कितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है ना कि 1 सेकेंड में तुम एक को ही एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑरिजिन रियलम पिल मौजूद है उससे आप 1 सेकेंड में 10 गुना तक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ऑरिजिन रियलम पियर्स ये एक ऐसी ट्रेजर होती है जो कि आपके अंदर एक मिनिएचर ऑरिजिन वर्ल्ड को ही खोल देती है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर कोर मौजूद होती है और ये ऑरिजिन रियलम पेड़ उसको रिफाइन करने लगती है और जो भी रिफाइन की हुई एनर्जी होती है वो तुम्हारे ओरिजिनल बॉडी के साथ मिल जाती है और तुम्हारी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब हाँ कि ये ट्रेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसके साथ वो उसे और भी बताने लगते हैं कि देखो ऑरिजिन रियलम पेयर्स ये चैनफेंग सिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इसको अगर कोई भी थोड़ी सी प्राइस देकर खरीदी जाए तो आराम से खरीदी जा सकती है। तो लूफेंग क्या था कि ठीक है मेरे लिए एक खरीदो, इसकी प्राइस चाहे कुछ भी हो वहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है। और कुछ देर बाद ही गॉड एम्पर बॉक्जी रिप्लाई करता कि ये हो गया मेरा फ्रेंड गॉड एम्पर यूही ने कहा है कि वो तुम्हें बिना किसी मार्कअप के 55 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल में दे देगा, वो तुम्हें बहुत ही जल्दी देने के लिए आएगा और वो बंदा भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि ऑरिजिन रियलम पिल उसको लार्ज ह्यूमन हॉल में 50,000 मिलिट्री मेड पॉइंट्स पे बेची जाती है, और जबकि गॉड एम्पर यूही लूफेंग को 55 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल में बेच रहा था तो उसने एक सिंगल पेनी भी प्रॉफिट नहीं कमाया था। मतलब लूफेंग के लिए उसने फ्री में ही दे दिया कि ये लो कमाओ खाओ अच्छे से पलो भरो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्सेस थे जो कि लूफेंग के इस अमीरी को देखकर उसको लूटना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि लूफेंग को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतनी टाइम नहीं थी या फिर कह सकते उनको कोई मौका नहीं मिला। और जबकि गॉड एम्पर यूही को मौका मिला तो लूफेंग के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नए एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।